सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल। उसका आज लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाई गई है आखिर वो काम किस तरीके से करती है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी पावर क्या है, आखिर ये है कौन सी कमीशन, ये क्या करती है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके फंक्शनिंग को भी समझेंगे एंड इसकी पावर को भी समझेंगे कि आखिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का काम क्या है, ठीक है, और इसे क्यों बनाया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मैंने इससे पहले मतलब इस लेक्चर के पहले एक और लेक्चर जो था, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, कि मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन बनाई गई है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, क्योंकि उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कह सकते हो बहुत सारा मतलब मेजॉरिटी जो चीज़ें वो सबके सब इधर ही सेम टू सेम ही है, बस कुछ चीज़ों का ही फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको एक बार जाकर देख लो। अगर वो देख भी लिया होगा, हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए हो, तो वापस से जाकर एक बार देख लेना, तब इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं वापस से वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वापस से नहीं समझाने जाऊँगा कि भाई किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनी थी, ठीक है, कि वही वाली वापस से स्टोरी हो जाएगी कि भाई पहले एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, उसके बाद में फिर अमेंडमेंट्स करते करते नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाई गई थी, फिर बाद में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करूँगा कि देखो 2003 में क्या हुआ था। देखो 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 89th अमेंडमेंट, जिसके तहत हमारे पास पहले एक कमीशन हुआ करता था, नेशनल कमीशन मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, मतलब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, मतलब ये कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब ये जो कमीशन था ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी हेल्प करता था एंड शेड्यूल्ड कास्ट को भी हेल्प करता था, ठीक है। बट 2003 में एक अमेंडमेंट किया गया, 89th अमेंडमेंट, जिसके तहत अब इन ये जो दो अलग मतलब ये जो एक मतलब कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको दो टुकड़ों में बांट दिया गया एंड बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक मतलब अलग कमीशन, एंड एक अलग कमीशन बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इनके लिए अलग अलग आर्टिकल्स भी बना दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बन गया, ठीक है। अब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका काम क्या है, इसको ये आखिर से किस लिए बनाया गया, इसका फंक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका फंक्शन पहला बताया गया है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर मैटर रिलेटिंग टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर एसटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर अदर लॉ और अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है, टू इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच सेफ गार्ड। The Constitution of India under this article provide various safeguard to STs and SC education, economic, social, political services है। तो मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, सबसे पहला जो काम है मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, वो ये है कि इन्वेस्टिगेट करना और देखना, मॉनिटर करना कि जो भी सेफगार्ड उनको प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो या फिर लीगल सेफगार्ड हो। मैंने आपको बताया ना कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स मिले, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, या फिर गवर्नमेंट ने कोई उन्हें मतलब रिलीफ दिया, जो भी हेल्प कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उनको मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो सेफगार्ड्स है वो उन्हें मिल रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना और देखना, मॉनिटर करना, ये सबसे पहला काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करना किस चीज़ का, सेफगार्ड का, कि जो भी सेफगार्ड उनको प्रोवाइड करने हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो लीगल सेफगार्ड से जो गवर्नमेंट और जो लॉ बनाकर दिए जाते हैं वो उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करने का सबसे पहला ये काम है, इसका फंक्शन है ना। उसके बाद देखो, अब दूसरा जो यहाँ पर इसका फंक्शन होता है वो होता है टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट रिलेटिंग टू राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ एसटीज, यानी क्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, चाहे उनके राइट्स से रिलेटेड हो या फिर सेफगार्ड से, मान लो उनका कोई राइट छीन रहा है या फिर कोई भी पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आ रही है कि कोई मान लो उनके ऊपर कोई केस हो गया कि भाई ये जो है पेड़ काट रहे थे या फिर ये कुछ कर रहे थे, तो ऐसे रिलेटेड जो भी उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगे स्पेसिफिकली, तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब उनकी चीज़ें रहेगी वो उनको इंक्वायरी करेगा, मतलब देखेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की, मतलब देखेगा भाई क्या हुआ है एसटीज के साथ में, क्यों इनको जेल में डाला जा रहा है, फिर या फिर इनका कौन सा राइट छीना गया, इनकी ज़मीन क्यों छीन ली गई है, ये सारी जो भी उनसे रिलेटेड जो भी केसेस रहेंगे, कंप्लेंट्स रहेंगे, वो इंक्वायरी करने का काम जो रहेगा वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, ताकि देख सके क्या हुआ है आखिर में, एंड जो भी फिर राइट्स और जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड करना रहेगा वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। वो खुद से वैसे तो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब बोलेगा कि आप प्रोवाइड करवाइए, तब जाकर प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, तीसरा इसका फंक्शन रहेगा टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस इन द प्लानिंग प्रोसेस रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ऑफ एसटीज टू इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड एनी स्टेट। ठीक है, मतलब क्या कि देखो अब कोई भी स्टेट रहेगा, अगर मान लो वो कोई प्लान कर रहा है कि हम अपने जो पर्टिकुलरली एरिया के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम कुछ प्लान बना रहे हैं, वहाँ पर हम स्कूल खोलेंगे या फिर जो भी पर्टिकुलरली कोई भी प्लान बनाया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर काम हम उस एरिया में करने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पर नेशनल कमीशन को भी बुलाया जाता है कि आप भी हमारे इधर पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी बताइए, एडवाइस दीजिए हमें कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके साथ में अपने प्लान के अंदर और कौन सी चीज़ें ऐड अप करनी चाहिए ताकि हमारा प्लान अच्छा बन सके एंड वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हेल्प कर सके सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप होने में। ठीक है, मतलब उनकी हेल्प हो सके वेलफेयर होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो रहता है मतलब नेशनल कमीशन, उसका ये भी काम रहता है कि वो पार्टिसिपेट करे ऐसे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेवलपमेंट और उनके मतलब वेलफेयर की बात की जा रही हो, उनकी उसके बारे में अगर प्लानिंग की जा रही है तो वहाँ पर इसका काम रहता है वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और वहाँ पर एडवाइस दे। ठीक है, मतलब एडवाइस देने का काम रहेगा उसका। उसके बाद चौथा काम इसका ये रहता है टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एट द कमीशन में डीम फिट अपॉन वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड measure required for effective implementation of the program schemes relating to welfare and socio-economic development of STs। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये जो अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, ये जो कमीशन है इसका काम है कि ये हर एनुअली मतलब हर साल जो है ये प्रेसिडेंट जो है अपने देश का जो प्रेसिडेंट है उसको एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं वो जो है वो प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, मतलब अपना जो प्रेसिडेंट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए कि बताया जाएगा देखो हमारे देश के अंदर अब जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या हालत है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये एनुअली ही, मतलब ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड तक ही मतलब उसको ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट को सबमिट करना है। हो सकता है वो उससे पहले भी देख सकता है। मान लो अचानक से कुछ हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आदि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वहाँ पर मान लो कुछ डिजास्टर हो गया जहाँ जिसकी वजह से उनकी ज़मीनें छीन ली गई है, या फिर और भी कोई भी पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है कि ये जो एरिया है वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट तुरंत जाकर प्रेसिडेंट को दे दी, तो वो कभी भी दे सकते हैं। ऐसा कोई भी मतलब रीज़न मतलब पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आप खाली एनुअली ही दे सकते हो, वो साल के बीच में भी कभी भी चाहे तो दे सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि वो एनुअली भी ना दे, हो सकता है कि वो एक साल मतलब हो चुका है फिर भी अभी ना दे, 1-2 महीने बाद दे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हो सकता है 15 महीने में भी दे सकते हैं एनुअल रिपोर्ट, एंड हो सकता है 1 महीने पे भी दे सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट बट इन्हें देना रहता है कि हर साल मतलब नियम है कि भाई आपको देना चाहिए हर साल। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नॉर्मली तो है वो एनुअली दे ही देता है, उससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को दे देता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रहता है वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डाल देता है कि देखो भाई ये सारे रिपोर्ट्स आई है। उसके बाद उस रिपोर्ट के साथ में नेशनल कमीशन जो रहता है वो अपनी एडवाइस भी देता है कि देखो भाई हमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको हम सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके, उनको कुछ हम प्रोग्राम्स उनके लिए हमें बनाने चाहिए ताकि मतलब उनका सोशो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये सारी स्कीम्स हमें बनानी चाहिए, मतलब वो अपनी एडवाइस दे देगा मतलब प्रेसिडेंट को उस मतलब रिपोर्ट के साथ में। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर जो प्रेसिडेंट रहेगा वो उसको पार्लियामेंट में डालेगा, मतलब पार्लियामेंट के सामने पेश करेगा उस रिपोर्ट को। उसके बाद उसमें डिस्कशन किया जाएगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमें नेशनल कमीशन की जो बात है एडवाइस जो है वो माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में बात मानी जाती है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर नहीं मानी जाती है। ठीक है, मतलब बहुत कम केसेस होते हैं क्योंकि नॉर्मली मानी ही जाती है, क्योंकि नेशनल कमीशन जो रहता है वो ऐसी ही एडवाइस देता है जो कि लोगों की बेटरमेंट के लिए रहता है। ठीक है, और अब मान लो अब बेटरमेंट की अगर एडवाइस को नहीं मान रहे हो तो ऐसे टाइम पर जो मतलब पार्लियामेंट होता है उसको ये भी रीज़न बताना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मान रहे इस एडवाइस को। ठीक है, तो ये मतलब फिर बात हो जाता है कि फिर लोग वोट नहीं देंगे ना आगे जाकर, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से नॉर्मली जो सरकार रहती है गवर्नमेंट रहती है वो मान जाती है इनकी एडवाइस को। ठीक है, तो यही लिखा है देखो कि टू सबमिट रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट इन लोग देते हैं। उसके बाद लिखा है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू एसटीज एज द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाई। ठीक है, मतलब क्या कि अब ये जो अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये भी और भी ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है जो कि प्रेसिडेंट चाहे ऐसे करवाना, या फिर पार्लियामेंट ने मान लो कोई नया लॉ बना दिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि भाई अब उनको हम ये सारी भी पर्टिकुलरली राइट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर मान लो पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट जो है इनको कुछ करने के लिए बोलता है एसटीज़ के लिए बेटरमेंट के लिए, तो वहाँ पर वो उस टाइम पे भी मदद करेंगे, वो सारे काम भी करेंगे। ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस को भी ये डिस्चार्ज मतलब काम करेंगे। ठीक है, वो सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे जो इन्हें प्रेसिडेंट करने के लिए बोलेगा या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ऑल्सो डिस्चार्ज द फॉलोइंग अदर
मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, द कमीशन वुड ऑल्सो डिस्चार्ज द फॉलोइंग अदर फंक्शन इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेमली मतलब क्या कि हमारा ये जो कमीशन है शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये और भी ऐसे और भी मतलब अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है ताकि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनका वेलफेयर हो सके, उनकी मदद की जा सके, डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट हो, प्रोटेक्शन हो उनका, ठीक है। तो बहुत सारे और भी काम करता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन ओवर कन्फेरिंग ओनरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एरियाज। मतलब क्या कि जो भी फॉरेस्ट एरियाज में मतलब मान लो जंगल का इलाका है जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, तो उस एरिया के अंदर उनको कुछ स्पेशल राइट्स जो रहते हैं, जैसे आपको पता है मैंने आपको बताया उनके लिए अलग से राइट्स बनाए, आर्टिकल्स बनाए गए हैं, लॉ बनाया गया है कि भाई जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग जो है जंगल के कुछ मतलब छोटे मोटे जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कुछ रिसोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, अपनी मतलब ज़िंदगी को चलाने के लिए, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जैसे अब मान लो खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ काट सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब मिनिमल रिसोर्सेज जो रहते हैं उनका इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो सारे राइट्स उनको सही तरीके से प्रोवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने का भी काम ये करेगा, ठीक है, कि उनको फॉरेस्ट जो राइट्स मिले हुए हैं थोड़े बहुत जो भी है वो उनको ढंग से मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो वो देखता रहेगा ये। उसके बाद देखो आगे क्या है, नेक्स्ट है कि मेजर टू बी टेकन टू सेफगार्ड राइट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ओवर, यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, कम्युनिटीज़ ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा एज पर लॉ, ठीक है। ये लॉ जो है जो भी उनको राइट्स प्रोवाइड किया कि आपको ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो है मतलब आपको हक है, आपको ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो जंगल के अंदर कोई तालाब है जहाँ पर मछलियाँ है तो आप मछली जो है वो पकड़ सकते हो, आपको ये सारे राइट्स आपको दिए गए। तो यहाँ पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो ये देखेगा कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें उनको राइट्स उनको सही तरीके से मिल रही है, कोई उनको रोक तो नहीं रहा है। हो सकता है मान लो वहाँ का कोई पर्सन होगा या फिर हो सकता है वहाँ पे अपर कास्ट वाले जो हो उनको रोकते हो कि नहीं तुम लोग यहाँ से नहीं पकड़ सकते मछली को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते रहेगा, मेजर देखते रहेगा, मतलब लेते रहेगा कि उनके साथ कोई भी गलत चीज़ ना हो, उनकी राइट्स उनको मिलते रहे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है मेजर टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड टू वर्क फॉर मूवेबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि नेशनल कमीशन जो है काफ़ी सारे ऐसे भी एक्शंस लेते रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें करते रहेगा जिससे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो एंड ऐसी चीज़ें हो जिससे वजह से उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो दिनचर्या है वो और अच्छी हो जाए, थोड़ा डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से जी सके अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। तो उसके लिए भी उनके बेटरमेंट के लिए भी काम करते रहेगा, देखते रहेगा। फिर उसके बाद मेजर टू बी टेकन टू इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर फॉर ट्राइबल ग्रुप्स डिप्लेसेड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो किसी एरिया में डैम बन रहा है तो वहाँ पर ट्राइबल्स को बोल दिया गया तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग यहाँ पे डैम बनाएंगे, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती मतलब लैंड को छीन लिया है, ठीक है, वहाँ से ट्राइबल से। तो ऐसे टाइम पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो ये देखेगा क्या उनको सही तरीके से दूसरा कोई लैंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब अब एक जगह से लैंड छीन लिए तो दूसरे के कंपनसेशन तो देंगे ही ना, दूसरा जगह रहने के लिए देंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे कि आप यहाँ पे जाकर रहिए, हम आपका ये ज़मीन ले रहे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखते रहेगा, एक्शंस लेगा, अगर नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर केस करेगा, सारी चीज़ें करेगा, उनका हक दिलवाएगा उनको, ठीक है। तो ये देखेगा कि उनको जो मतलब रिलीफ जो उनको मिल रहा है वो अच्छी तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो उसको मिलने मतलब दिलवाने की कोशिश करेगा। तो ये सारे मेजर्स मतलब एक्शंस भी लेगा वो। उसके बाद आगे लिखा है कि मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट एलिनाइजेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड एंड टू इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट सच पीपल इन हुज केस एलिनाइजेशन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये भी देखते रहेगा कि कोई जो है इनकी ये जो ट्राइबल पीपल्स है उनकी लैंड को छीने नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर कोई भी दूसरा नॉन ट्राइबल जो पर्सन है उनकी लैंड को छीने नहीं, एंड अगर छीन लिया गया है तो हो सके तो वापस से उनकी लैंड को दिलवा दिया जाए या फिर उनको रिहेबिलिट किया जाए कि कहीं और पर उनको लैंड दिलवा दिया जाए, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने लैंड छीन ली है तो ऐसे टाइम पर या तो गवर्नमेंट से वो लैंड वापस ले ली जाए या फिर अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट दूसरी जगह उनको लैंड दे दे, ठीक है। तो उनको दिलवाने का मतलब लैंड दिलवा दे अच्छे तरीके से, ये सारे काम भी करते रहेगा ये अपना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट काम ये करता है कि मेजर्स टू बी टेकन टू एलिसिट मैक्सिमम कॉपरेशन एंड इनवॉलेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्टेशन। मतलब क्या, यहाँ पर देखो ये जो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है क्योंकि देखो अब जो आदिवासी लोग होते हैं उन लोग रहते किधर, जंगल एरिया में रहते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा जंगल के बारे में पता रहता है, अच्छी चीज़ें पता रहती है कि हाँ भाई जंगल जो है वो मतलब हमारा घर है तो उसको अच्छे से हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं जिसकी वजह से ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहता है वो उनकी मदद करता है और उनकी हेल्प भी लेता है कि आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए एंड
फॉरेस्ट को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, फॉरेस्ट को और अच्छे से पेड़ लगाने के लिए, मदद करने के लिए, फॉरेस्ट को और बढ़ने के लिए मतलब ट्राइबल्स की मदद लेनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी करता है कि मतलब उनसे हम कोऑपरेशन कर लेते हैं ट्राइबल्स के साथ में, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ को, कि हम पेड़ों को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑफोरेस्टेशन मतलब सोशल ऑफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाएंगे, हम पेड़ बढ़ाएंगे, ठीक है, ये सारे काम करेंगे, ठीक है। जंगल को हम इकोसिस्टम को अच्छा करेंगे। तो ये सारे काम करने के लिए हम उन ट्राइबल्स को भी अपने साथ ऐड कर लेंगे। तो ये सारे काम भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स करता है, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट वो सारी चीज़ें मिल जाए और साथ में जंगल भी बचे, ठीक है। उसके बाद आगे ये भी लिखा है कि देखो एक एक्ट है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटिंक्शन टू शेड्यूलेड एरिया एक्ट टू 1996। ये एक्ट कहता क्या है, देखो देखो होता क्या है कि जो शेड्यूलेड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग, आपने नहीं, आप अगर इमेजिन करो कि कोई आदिवासियों का ग्रुप है, ठीक है, आप सोच सकते हो क्या कि वहाँ पर कोई पंचायत होगी, ठीक है, वहाँ पर पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, ठीक है। आप लोग सोचोगे वहाँ पर ऐसी नई चीज़ें होती होगी, ठीक है, मतलब नॉर्मली आप यही सोचते होंगे कि वहाँ पर पंचायत नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो एक्ट है, मतलब ये जो 1996 में एक्ट बनाया गया था, प्रोविजन ऑफ पंचायत, ये जो एक्ट है ये यही कहता है कि हम शेड्यूलेड एरियाज में भी पंचायत लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर पंचायत नहीं रहती है तो गवर्नमेंट वहाँ पर उतना इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, उतनी हेल्प नहीं कर पाएगी उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो भी हम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं हम अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर भी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। इसलिए ये जो एक्ट है यही प्रोवाइड करता है कि अब जो शेड्यूलेड एरियाज होते हैं वहाँ पर भी पंचायत रहेगी, वहाँ के लोग जो रहेंगे वो भी पंचायत सभा, ग्राम सभा बनाएंगे और वहाँ पर वो सारे काम होंगे, ठीक है। तो यही लिखा है कि मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द टू द शेड्यूलेड एरियाज एक्ट 1996 की, मतलब ये देखता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूलेड ट्राइब्स, ये देखता है कि देखो हर एक स्टेट की, नॉर्मली देखोगे तो हर एक स्टेट के अंदर ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो स्टेट्स होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो हर जगह इसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंट नहीं करती इस एक्ट को, ठीक है। तो इसलिए नेशनल कमीशन का ये काम बन जाता है कि वो ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाए हर जगह पे जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, मतलब जहाँ जहाँ पर शेड्यूलेड एरियाज है, ठीक है। तो ये नेशनल कमीशन जो रहता है वो मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर खुद ही मतलब लग जाता है कि भाई मेरे को ये ज़बरदस्ती मतलब ये एक्ट लगवाना पड़ेगा हर जगह, तभी जाकर उनका भला होगा, ठीक है। तो ये भी ये काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये काम करता है कि मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है क्या कि देखो आदिवासी लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक एरिया में रहते हैं, मान लो एक जंगल है, ठीक है, ये एक जंगल है, इस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी जो भी कुछ समय तक रहते हैं, मान लो 1-2 साल तक रहते हैं। उसके बाद यहाँ का क्योंकि ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर देते हैं, पेड़ वेड़ काट देते हैं, जंगल का इस्तेमाल हो जाता है, अब इनको लगता है यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, तो ये इस जगह को छोड़कर किसी एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, मतलब रिहेबिलेट हो जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके। अब इसके वजह से होता क्या है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो ट्राइबल्स होते हैं, ये लैंडलेस होते हैं, इनके पास खुद की कोई ज़मीन ही नहीं होती है, ये हर बार जगह चेंज करते रहते हैं। एंड आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो अब क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और लैंड बहुत कम है, तो ट्राइबल्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में चले जाए एंड उस जगह को वैसे ही खराब करके छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये उन लोगों को, ट्राइबल्स को मतलब थोड़ा बहुत अवेयर करने की कोशिश करता है, मेजर मतलब लेता है, एक्शंस लेता है, ताकि ये हो सके तो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को थोड़ा कम कर सके या फिर ख़त्म ही कर सके कि भाई अगर आप ट्राइबल ग्रुप्स हो तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो तो आप उसी एरिया में हमेशा के लिए रहो और उस एरिया को बचा कर रखो अच्छे तरीके से, उसके रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो वही लिखा है बाय ट्राइबल्स दैट लीड टू देयर कंटिन्यूअस डिसएम्पावरमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, की लैंड भी खराब हो जाता है अगर बार बार मतलब रिसोर्सेज इस्तेमाल करके दूसरे रिसोर्स में चले जाते हैं, तो इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए नेशनल कमीशन ये भी काम करता है कि वो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को समझाता है, अवेयर करता है कि आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको एक ही जगह पर रहना चाहिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पर फंक्शन समझ आ गए होंगे कि ये सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो ये टोटल इसके फंक्शंस है। तो नेशनल कमीशन जो है नॉर्मली ये सारे काम करता है, ठीक है। अब आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। देखो कि नेशनल कमीशन जो है अपना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जो है ये नॉर्मली देखो प्रेसिडेंट जो रहता है उसको एनुअली रिपोर्ट देता रहता है। एंड अगर कोई मान लो कोई स्टेट है वो चाहता है कि मान लो हमको कोई मतलब मान लो अब जैसे कोई भी स्टेट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश मान लो चाहता है कि हमारे इधर के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए हम कोई प्लान बनाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको बुलाया जाता है कि आप आइए एंड मतलब ये जो कमीशन है आप आइए एंड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप हमें एडवाइस दीजिएगा कि हम अपने प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए मैंडेटरी रहता है कि वो इन्हें बुलाते हैं। एंड एक और बात ये समझ लो कि नेशनल कमीशन जो भी एडवाइस देता है, ठीक है,
नेशनल कमीशन नॉर्मली एडवाइस ही देता है, ये कोई मतलब खुद से कुछ रूल्स नहीं देता, ये बस एडवाइस दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। अब इनकी जो एडवाइस होती है ये मैंडेटरी नहीं होती है कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। नेशनल कमीशन जो रहता है वो बस आपको एडवाइस दे सकता है कि आप जो है आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, आपके ऊपर है आप करो या ना करो, ठीक है। बट नॉर्मल केसेस में क्योंकि गवर्नमेंट को भाई वोट चाहिए रहेगा, अगर वो पब्लिक की हेल्प नहीं करेगी तो फिर वोट कैसे मिलेगा, तो इसलिए नॉर्मल केसेस में उनकी बातें सुनी जाती है नेशनल कमीशन की, ठीक है। मे बी आपको ये नेशनल कमीशन हल्का समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। अब इसके पावर्स को समझ लेते हैं, आखिर नेशनल कमीशन के पास पावर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास पावर क्या है, क्या इसके पास भी उसकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की तरह ही पावर है, तो कह सकते हो सारी की सारी पावर सेम ही है, कोई फ़र्क ही नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है द पावर ऑफ द कमीशन ऑफ दिस कमीशन आर सेम एज दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट के पास जो पावर थी वही सारी पावर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास भी है। फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, की जो सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वो सारी पावर इसके पास है, मतलब सेम टू सेम जैसे हमने देखा था शेड्यूल्ड कास्ट का जो नेशनल कमीशन था वैसी सारी चीज़ें इसके अंदर भी है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें सेम वापस है कि समन आप कर सकते हो, यानी नेशनल कमीशन जो है किसी को बुलाना चाहता है मान लो, या फिर एनफोर्स करना चाहता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन, किसी को मान लो कोई विक्टिम है, मान लो हमको कोई एविडेंस के लिए किसी पर्सन को बुलाना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बुलवाना है, तो हम उसको समन करवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, ओथ करवा सकते हैं, ओथ का मतलब शपथ दिलवा सकते रहता है ना, कि जो बोलूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए रहेगा, बनाना रहेगा, तो वो सारी चीज़ भी कर सकते हैं। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट मतलब लिखित में हम किसी से एविडेंस भी मांग सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी की जा सकती है, ये भी पावर है इसके पास। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि रिक्वेजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी थ्रो ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ठीक है, मतलब किसी भी मान लो कोर्ट या फिर कोई भी पब्लिक एरिया से अगर मान लो कोई हमें डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी मंगवा सकता है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब इंक्वायरी के लिए। उसके बाद इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, ये भी कर सकता है कि मतलब विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकता है भाई देखने के लिए कि मतलब क्या कमीशन, मतलब क्या डॉक्यूमेंट है, क्या विटनेसेस है जो इसके खिलाफ या फिर इसके जो भी है, ठीक है, रिलेटेड केस से रिलेटेड, ओके। फिर उसके बाद आगे लिखे एनी मैटर विच प्रेसिडेंट बाय रूल में डिटरमाइन, ठीक है, एंड जो भी प्रेसिडेंट चाहे उससे करवाना, मतलब बोल करवाना कि आप जाओ ये सारी चीज़ें करो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, या फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मैं आपको ये पावर देता हूँ, वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट उसको जो जो करवाना चाहे वो करवा सकता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में भी आपको समझ आ गई होगी इसके पास क्या क्या पावर है। तो ये सेम टू सेम वही सारी चीज़ें, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हो, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो, उसके बाद आपको ये समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स काम किस तरह से करता है एंड इसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है। एंड यहाँ पर आज का लेक्चर भी हमारा ये फिनिश हो जाता है। तो अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो हम वुमेंस के बारे में अब देखेंगे कि वुमेंस को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स मिले, तो अब उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे चैनल पे आ जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को पक्का शेयर कर दो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, मतलब आप दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई हमको आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्त लोग के साथ में, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ ले सकते हो और चैनल मतलब इंस्टाग्राम पेज पे जाकर फॉलो भी कर सकते हो, दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर लेट देख रहे हो लेक्चर को, मतलब अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हो लेक्चर को, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।